नमस्कार। आज आरटीआई कट्टा की इस मीटिंग में आपका सबका स्वागत है। जैसे सब लोगों ने पहले तय किया था, हमने एक लेटर भेजा था, एक पीआईएल सॉरी एक लीगल नोटिस भी भेजी थी। तो उसको रिस्पांस तो नहीं आया अभी तक, लेकिन उसका कुछ असर हुआ है ऐसे लगता है। तो वो क्या असर हुआ है, आ, मतलब सुनील भाई का तो हम सब अभिनंदन करेंगे, लेकिन वो असर क्या हो रहा है उस पर पहले शैलेश जी बात करेंगे। और फिर जो उन्होंने वर्डिंग किया है, जो आगे होने वाला है, मेरा हमेशा उस वर्डिंग पर आक्षेप रहता है। तो उसका कैसा आगे वो लिया जाएगा, वो मेरे ख्याल से झगड़े साहब उस पर ज़्यादा प्रकाश डाल देते कि उनको डालेंगे, क्योंकि उनको पता इस वर्डिंग का मतलब क्या होता है। कि बहुत सारे ऑफिसर्स लिखते कुछ है और उसका मतलब हमें कुछ लगता है और असल में होता कुछ है। तो शैलेश जी, सबसे पहले, क्योंकि ये इनिशिएटिव भी हम सब ने लिया था, लेकिन आपने उसमें बहुत कुछ अब आगे किया था, तो प्लीज़ आप अपना बात रखिए, उसके बाद आगे चलते। सुनील भाई का अभिनंदन तो बनता ही, वो तो हम करेंगे ही। अ, मेरे ख्याल से ये सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने बोला है कि 15 तारीख से शुरू करेंगे। कितना करेंगे ये कुछ बोला नहीं है। और कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, जब तक इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ये नहीं लगे कि मेरी जिम्मेदारी है, तब तक ये बहुत मुश्किल है। हम लड़ते रहेंगे, कुछ होता रहेगा, वो कुछ बोलेंगे, हम बोलेंगे, मगर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं लग रही है ये। तो मुझे लगता है, मैं आप सबको भी बताऊं, औरों को भी बताता हूं कि एज अ फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैं भी चाहता हूं कि सब सरकारी लोगों से अच्छे तालमेल रखो। मगर अभी एक पोजीशन आ गई है जहां मुझे समझ में आता है कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी ही नहीं, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ओनरशिप नहीं लेंगे आरटीआई की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो बोलेंगे हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन कितना करेंगे, फिर उस पर हम झगड़ा करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। और मेरे हिसाब से ये प्रेशर हमें बनाए रखना चाहिए, और तो क्या बताएंगे। इट इज वेरी सैड that I don't think the information commissioners, the chief information commissioner definitely is not taking responsibility for RTI and not behaving like a responsible person. He's behaving more like a little child in school. It's very unfortunate. I'm really pained. लेकिन इसके आगे प्रेशर रखने का मतलब करना क्या है? वॉच करना है, कितना करते हैं आरटीआई के जरिए या दूसरा। मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कितना कर रहे हैं। वो बोलने को 2 किया 4 किया दिन में, तो बोलेंगे हमने तो किया, जिसका नहीं कोई नहीं नहीं, मतलब नहीं हमें होगा। आगे क्या करना है, हमें आगे क्या करना है वो बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से पहले तो ये वॉच रखें कि हर एक कमिश्नर कितना कर रहा है, हो सके तो वीकली बेसिस पे। ये अनफॉर्चुनेट है। मैंने औरंगाबाद वाले जनाब जिन्होंने बोला हमने लीड लिया, उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है। अमरावती अब अमरावती तक अमरावती मिस्टर सरकुंडे, अमरावती अमरावती, वो औरंगाबाद नहीं, अमरावती। अमरावती अमरावती मिस्टर सरकुंडे, सरकुंडी ने। अच्छा, मगर उन्होंने भी कोई फिगर्स नहीं दिए अब तक। मैंने पूछा कि भाई सर बताइए, ताकि हम बोले कि देखो ये हो रहा है। अब तक हो सकता है फिगर्स आ जाए, अच्छे रहे। मेरे हिसाब से हमें मॉनिटर करना चाहिए, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसके पीछे दबाव डालना चाहिए। बिल्कुल। अ, झगड़े साहब, उसमें दो तीन चीज़ों पर मुझे आक्षेप ये था कि उनका जो वर्डिंग है, कोविड योद्धा। अभी देखिए, अगर किसी को, सामने वालों को कुछ प्रॉब्लम है तो खुद बताएगा ना। आप अगर खुद बोलने को जाओ कि आपको ये तकलीफ है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, अगर वो पीआईओ और गवर्नमेंट के ऑफिसर तो बोलेंगे हाँ भाई हमें ये तकलीफ है। तो मेरा मानना ये है कि कमीशन को अपील रखना चाहिए, और जो सामने वाला है उनको बोलना चाहिए कि हमें ये तकलीफ है, हम नहीं आ सकते, या जो कुछ भी उनका कहना है। लेकिन पहले आपके मिनट्स में ये सब कुछ आता है कि आप, मतलब उसका मेरे हिसाब से मतलब ये लगता है कि आप ये प्रॉब्लम्स बता दो तो हम आपका हियरिंग नहीं करेंगे। तो इससे ऐसे कैसे चलेगा, और इस पर हम कर क्या सकते हैं? वर्डिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, अभी उन्होंने तो डिसीजन तो लिया है ऑनलाइन आने का, वो एक सही बात है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपने जैसे बताया कि, और जैसा शैलेश जी ने भी बताया कि वो कितना सीरियस है इस मामले में और कितना प्रोएक्टिवली वो परस्यू करना चाहते हैं,
उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान ऐसा देना चाहिए कि वो जैसे आपने कहा कि सीरियली जाए, और फिर वो जो पीआईओ है या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, उन्होंने हम इसमें बिजी है इसलिए आप पोस्टपोन कीजिए, ये सही तरीका हो सकता है। मुझे लगता है ये फोरम से उनको ये सुझाव जाना चाहिए कि आपने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन ये हमारे सुझाव है, तो आप इमीडिएटली इसमें कुछ सुधार कर सकते हो तो इमीडिएटली आपने सुधार करना चाहिए। और उनके ऊपर भी कि आपने बीच में एक ऐसा क्यों किया, ये क्या किया, वो भी उनके ऊपर आक्षेप नहीं आएंगे कि आप पिक एंड चूज कैसे किया करके। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली वी शुड राइट अ लेटर कि आपने किया वो अच्छा है, लेकिन उसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि जैसे कि वो सीरियली जाए, और सीरियली जाते वक्त अगर कोई लोग कोविड के मैनेजमेंट में सही में बिजी है तो दे कैन डेफिनेटली से कि हम बिजी है, और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमीशन को कि थोड़ा आगे बढ़ाइए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो शुरू हुआ है इसका मतलब ऐसा है कि इससे क्वालिटी आउटपुट तो होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए कि इसमें थोड़ी सी ये जो फैसिलिटी है ये क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए की तरफ हमें कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है कि जैसे कि क्वांटिटी है, पहले 10 होते थे, अभी भी 10 होते हैं, मुझे भी लगता है कि वो गलत है कि इससे थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए, नंबर्स बढ़नी चाहिए। और क्वालिटी इसलिए कि वो लोगों को पता चलना चाहिए कि शॉर्ट इसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे बोले और वो जजमेंट भी कैसे कम इसमें करें। तीसरी चीज मुझे ये बोलना चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने जिसका जिक्र किया था, कि अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो ये कमीशन के लिए भी अच्छा है, पब्लिक के भी लिए अच्छा है कि अपील कैसे होते हैं, उसके ऊपर डिसीजन क्या आता है। तो पब्लिक डोमेन में लाने के लिए उन्होंने इसका फीड कोई तो वेबसाइट के ऊपर अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी उनके साथ आगे बात अपनी चलानी चाहिए कि वो उनके सहूलत के लिए कि अपील कैसे हेयर होते हैं, उसमें डिसीजन क्या आता है, अपीलेंट्स क्या बोलते हैं और उनका थिंकिंग क्या होता है। मुझे लगता है कि 2-3 चीज उनको फिर से एक बार बताने की जरूरत है। अभी थोड़ा लोकेश जी के पास मैं जाऊंगा, इसलिए जाऊंगा कि उनका पहले से थोड़ा सा कहना ये था कि हमें नोटिस भेजना चाहिए या नहीं। हमने तो नोटिस भेज दिया है। लोकेश जी आप हो यहाँ पर? लोकेश जी, शायद लोकेश जी की बिल्कुल आपकी बातचीत सुन रहा था। मुझे ये बताइए, जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई नोटिस है कमीशन की वेबसाइट पे, आप शेयर कर सकते हैं क्या? नोटिस नहीं, उनका मिनट्स है कि उन्होंने ये शायद शेयर किया है, और वहाँ उन्होंने बताया कि 15 जून से हम ऑनलाइन हियरिंग शुरू कर देंगे। और उनका नहीं जो वो ठीक है, पर अभी आपने जैसे कि कहता है कुछ और है, इसके ऊपर मीनिंग निकलता है। हाँ, तो मुझे सुनील था जी अगर आप वो शेयर मिल कर जाता पाओगे है। वो? नहीं, ठीक है, आप उसको भेज देना ठीक व्हाट्सएप है, पे मैं अगर है तो। व्हाट्सएप पर दूसरा कोशिश ये है करता कि हूँ। मैं सुना था कि वो ये है कि वीसी करेंगे और लोगों को बुलाएंगे पर्टिकुलर। वीसी क्यों करेंगे? मैं नहीं कि नहीं एक नहीं ऑर्डिनरी फोन से नहीं, ये दोनों 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 ऑप्शन उन्होंने रखे हैं। एक वीसी का भी रखा है, जिनके पास अब ऑप्शन नहीं है उनको, और ऑनलाइन हियरिंग का मतलब व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने वो प्रोविजन रखी है। मतलब मिनट्स में तो वो है। पॉइंट मेरा अभी हाँ आ रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो ऑडियो हियरिंग क्यों नहीं कर, तो वीसी वाली जगह कैसे बुल। सोचिए अभी ट्रेन नहीं, लोगों को की जगह आप इकट्ठा करेंगे, डिस्टेंसिंग की बात आएगी। चाहते हैं कि घर से ही हो जाए। ऑर्डिनरी फोन तो हर एक के पास, आज हर गांव में। फॉरगेट द वीडियो, आप ऑडियो हियरिंग ये वो आप कहीं बुलाने का जरूरत नहीं है। और मैं आपको सूचना दूंगा, बात हुई भी थी मेरी कि जिस दिन लास्ट थर्सडे को, उसके कुछ बाद मेरी आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो महाराष्ट्र के, बातचीत हुई थी मेरी काफी देर तक, और उन्होंने कहा था मैं ऑफिस आना शुरू करूं, और उन्होंने कुछ अपने बताई थी जैसे कि वगैरह। उनका जो बेंच वो बीएम है, डॉक्टर्स का है, मालूम कि यार 2 बेंच है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, उसको हम आपस में बात करते हैं। तो उन्होंने ये कि इस सप्ताह, अभी तक कोई तो आया नहीं कि हम मिल ले। मैं कोलाबा में हूँ और मेरा ऑफिस भी पास है, मैं उनको ये सब बातें बता सकता हूँ। तो काफी देर बात हुई, तो वो तो जैसे मैंने कहा मैं आपके लिए तो क्या बेंच, आपकी बेंच
साथ हम पूरी कमीशन कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी भी शुरुआत कराई है। चीफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कमीशन, उनका क्या हाल है? और मुझे तब पता चला कि भी आपकी 2 बेंच हैं, ये 2 बेंच है जो ऐसे कोविड में है उन केसेस को स्लिप आगे वाले केसेस तो लिए जाते हैं ना, तो ये बातचीत पे छोड़ दिया गया। ये सारी कैसे की जाएगी? आज भी थर्सडे तो हो, ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लोकेश जी आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम हेलो, हम तो यहाँ से शुरू कर रहे थे कि वो शुरुआत तो करे किस प्लेटफॉर्म पर करेगी, उसके बाद बहुत आगे की है। और कोई इस सब्जेक्ट पर बोलना चाहता है? हेलो, हाँ लोकेश जी बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई इस पर बोलना चाहता है? नहीं तो हम अगले वाले सब्जेक्ट पर मिलेंगे। उससे पहले शैलेश जी आप ठीक है इसका आगे असर क्या? हाँ बोलिए, बोले। तुमचा फोन चालू करा, आपका फोन शुरू कर दीजिए, माइक शुरू कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए विनीता जी। हाँ, ऐकू येतंय? येतंय येतंय. नहीं, I had just a suggestion that if this information SCIC is saying that many public authorities personnel are involved in this COVID, so can they give the names of some 5 issues, means public authorities which are not involved in it, and they can start the hearing. नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं, फिर भी इस पर सबका विचार लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो उनको तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसके लिए हम समझे कि कोविड योद्धा इसमें की वजह से ये काम रुक सकता है। तो इस पर मेरा थोड़ा आक्षेप है। और भी कोई बोलना चाहे तो शैलेश जी। मेरे हिसाब से पेपर पे जो होता है उस पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज गिवन। ये जरूरी नहीं है कि हियरिंग में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, और एटलीस्ट मैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे के 1 आए 2 आए न आए, मैं जो पेपर्स है इस पे देता था, और मेरे हिसाब से वही सही है। नहीं तो ये एडजर्नमेंट करते रहे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। ये अपने वाट लगा दिए ये देश में ये बोल के कि हर एक को परफेक्ट हमको करना चाहिए। परफेक्ट तो होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है। इससे बेहतर ये है कि जब हियरिंग रखी है पेपर सबमिशंस पे काम हो सकता है। अपील में जो पेपर्स है उसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। अगर पीआई चाहे तो पेपर भेज दे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाता है जिसमें आप अपॉर्चुनिटी लेके अपना मत रख सकते हैं। हाँ तो और कुछ कोई बोलना चाहता है? हेलो मैं करना चाहूंगा। हाँ बोलो, भास्कर बाबू बोलो जल्दी। हाँ जी कौन कहीं से तो भी आवाज बहुत आ रही है। कौन बोल रहे हैं अभी? कोई नहीं बोल रहा है, आप ही बोल रहे हो। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना हम किसी कमीशन को हम ये बताने की ज़रूर नहीं है कि कौन कोविड में है कौन कोविड में नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो शैलेश जी ने कहा, जो डॉक्यूमेंट है उस आधार पे वे टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग ले सकते हैं और उस हिसाब में वो डिस्पोजल ऑफ भी कर सकते हैं। कोविड का रीज़न दे के अभी कम से कम 3 महीने तो हो गए कोविड का रीज़न देने, और 3 महीने उनको दिया गया था कि वो जो भी है प्लानिंग करके अपना काम शुरू करें। जब CIC कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं, तो उनका काम है कि उन्होंने अपना काम चालू करना चाहिए। वो चाहे कुछ भी होवे ना, हम कोई अलग और सुविधाएं देना वो गवर्नमेंट से जो भी है वो डिमांड करे, लेकिन हम एक प्रायोरिटी लेके अगर उनको बताते गए कि ये किया तो चलेगा, वो किया तो चलेगा, मुझे लगता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उस हिसाब में पब्लिक अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीफोनिकली, और समरी डिस्पोजल ऑफ अगर वो डॉक्यूमेंट्स देख के वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। मुझे ये लगता है 99% जो पूछते हैं नागरिक, जो सेक्शन 4 के तहत ही आता है, कोई ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव मैटर होता है। 99% जो है ज़्यादा करके सेक्शन 4 में ही जो आता है वो पब्लिश करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड का एक वेबसाइट शुरुआत की, जब हमने सजेशन देने लगे तो उन्होंने वेबसाइट ही गायब कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो जो भी है डिसीजन ले सकते हैं,
मुझे लगता है कि ये कोविड का कारण अभी नहीं देना चाहिए उन्हें। ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए इस पर तो ये हो गया कि हम अपने आक्षेप भेजेंगे जैसे कि झगड़े साहब ने बताए, लेकिन कुछ भी हो इसका असर क्या होगा, वाकई वो हियरिंग शुरू हो जाए कि नहीं, ये बात अलग है। लेकिन हमारे एक मित्र सुनील आहिया जी ने जो कोशिश की है, जो उन्हें नोटिस भेजे, और जो नोटिस को शायद जवाब भी आने वाला है, मेरी जो जानकारी उसके हिसाब से पहले उन्होंने कहा था कि एक्टिविस्ट को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनको शायद वो कोशिश कर रहे। तो हम सब मिलके पहले सुनील भाई का अभिनंदन करते, सगळ्यांनी मला वाटतं टाळ्या वाजवून अभिनंदन करावं। सुनील भाई थैंक यू, सगळ्यांच्या सबकी वजह से, सबकी तरफ से आपने ये नोटिस भेजी। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कहना चाहते हैं तो बोलिए, वरना हम अगले सब्जेक्ट पर चले जाते हैं। नहीं, मैं एक आज्ञाकारी सोल्जर हूँ। अरे वाह, अरे वकील सोल्जर होने लगे तो मुश्किल हो जाएगा, वकील को वकील ही रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। तो अगला एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि हम दो सब्जेक्ट एक्चुअली थे हमारे यहाँ, कि जो डिले जिसके दफ्तर दिरंगाई का कायदा बोलते वो एक था, उसके बारे में पिछली बार हमने डिस्कशन किया है। लेकिन राइट टू सर्विसेज जो कि हमारे इस काम से ही रिलेटेड है, लेकिन वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ कानून आ गए हैं, रूल्स बन गए हैं, लोग अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन उनका वेबसाइट नहीं है, कोई हियरिंग नहीं हो रहा है, 2017-18 के बाद उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है, और जो उनका डैशबोर्ड है उस पर सरासर, ये मैं क्योंकि एक टीवी चैनल पर मेरी बात हो गई थी, वहाँ सरासर झूठी बातें फैलाई जा रही है। उनके डैशबोर्ड के हिसाब से आज तक उन्होंने करीब 8 करोड़ एप्लीकेशंस को जवाब दिया है। 8 करोड़ 32 लाख को प्राप्त हुए, उनमें से 8 करोड़ को उन्होंने जवाब दिया है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत, ये मैंने अभी शेयर कर दिया है। तो ये देखिए 37 डिपार्टमेंट्स उसको उन्होंने 403 सर्विसेज दी जा रही है। अभी तक एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 8 करोड़ 32 लाख, उनमें से डिस्पोज किए 8 करोड़ करीबन 3,96,96 हज़ार, मतलब 8 करोड़ 4 लाख। ये डाटा पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी बात हुई थी, ये डेटा पूरा झूठा है। इतने एप्लीकेशंस ना तो आए, ना तो इनके डिस्पोज ऑफ किए, और इनमें से सर्विस कितने लोगों को मिली ये बात भी अभी तक पता नहीं है। और नीचे आप जो अगर देखेंगे तो उसमें से एग्रीकल्चर, लेबर, रेवेन्यू और यूडी में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्पोज ऑफ कर दिए। अगर 8 करोड़ लोगों को कोई सर्विस मिल गई है तो समझो हमारे राज्य में राम राज्य आ चुका है। तो इस पर हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस पर मेरे दिमाग में कुछ है, और भी अगर झगड़े साहब या गांधी साहब या और कोई बोलना चाहिए तो इस पर बात कर सकता है। झगड़े साहब, वाकई ये कानून लाया किस लिए गया है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ हो तो नहीं रहा है। एक मिनट अभी झगड़े साहब बोल रहे हैं, चले मैं अभी बाकी 2 मिनट में छोड़ना है, इसके लिए मैं सॉरी ये इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आरटीएस कानून ही इतना बोगस है कि उसके पीछे जाके हम अपना टाइम व्यर्थ बिगाड़ रहे हैं। अगली बार बात करूंगा, मुझे दूसरे मीटिंग में जाना है। थैंक यू। ठीक है, क्या झगड़े साहब बोला, झगड़े साहब बात कीजिए। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें 2-3 चीजें बातें करनी है, जो क्योंकि मैं इसका सिर्फ 34 ईयर्स प्रशासन का हिस्सा ही भी था, लेकिन आखिरी साल में कुछ महीनों तक ये सब्जेक्ट मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैंडल किया है, तो मेरे उसमें कुछ खुद के ये इसमें विचार है। तो उसके पहले अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, फिर मैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 मिनट बात करूँगा।
हाँ भास्कर प्रभू बोला। माझं एक म्हणणं असं आहे की हिंदी में बात कीजिए, अभी तक हाँ, हिंदी वाले लोग बहुत सारे हैं। ना मी तुम्ही बोला म्हणून सांगितलं लगेच मी मराठीत माझा आला, काही हरकत नाही। मेरा एक कहना है कि इस कायदे में कलम 3 में कहा गया है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल रिकॉग्नाइज द सर्विसेज एंड पब्लिश देयर लिस्ट ऑफ सर्विसेज। सो जब तक पब्लिक अथॉरिटी अपनी सर्विसेज डिक्लेयर नहीं करते हैं या पब्लिश नहीं करते हैं अपने दायरे के अंदर, तब तक ये राइट टू सर्विस उस सर्विसेज को अप्लाई नहीं होगा। जैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कुछ सर्विसेज सिर्फ लागू किए हैं आरटीएस में, जैसे जिधर एक्सपेंडिचर इश्यूज कोई नहीं आता है राइट टू सर्विसेज में, ओनली जो नॉन एक्सपेंडिचर और नॉन रेवेन्यू बेसिस के, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे पानी का अटैचमेंट और ये सब चीजें उन्होंने ली है। लेकिन जिधर हमारे यहाँ जब ये समझो खड्डा होता है, वो खड्डे का सर्विस कितने दिन में होना चाहिए, उसकी कोई डिटेल्स, कोई ऐसे सर्विसेज किसी भी कॉरपोरेशन ने लिया हुआ नहीं है। ये जरा एक बाधा है सेक्शन 3 में। मेरे हिसाब में जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, whether it is with cost or whether it is with non-cost or whether it generates revenue or expenditure, it should be by default to be taken under the right to service। दूसरी जो बात है, जब मैंने एक हियरिंग में गया था तो दी प्रेजेंट कमिश्नर ने कहा कि ये हियरिंग जो है वो पब्लिक हियरिंग नहीं है। ये आप जो दूसरे बंदे का अगर हियरिंग चालू है तो उसमें आप नहीं आ सकते, आप देख नहीं सकते हैं। तो हमने वो ऑब्जेक्ट लिख के हम निकल गए, क्योंकि वो बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल मैटर है, तो हम ये पब्लिक हियरिंग नहीं मानेंगे। कोई भी कोर्ट हियरिंग पब्लिक हियरिंग ही होती है, लेकिन हमारे जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, सब कुछ बन के अगर उधर कमिश्नर बने हैं और उन्होंने कहते हैं कि ये पब्लिक हियरिंग नहीं है, और अभी भी वो पब्लिक हियरिंग नहीं होती अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम गुड इन्फ्लुएंस विद द कमिश्नर और सम स्टाफ, यू विल बी एबल टू सिट। तीसरी जो बात है कि ये राइट टू सर्विसेज का रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो रहता है, हमारा सूचना अधिकार और कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट के तहत आता है, और ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस इसका कुछ भी नहीं है। जैसे विजय साहब ने जो कहा, विजय कुमार जी ने कहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है भास्कर प्रभु। हेलो भास्कर प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी इसके बाद दो लोगों ने हाथ ऊपर किए, पहले तो मैं बेलनकर जी से कहूंगा, उसके बाद मोहम्मद अफजल बात करेंगे। बेसिकली राइट टू सर्विसेज में जो भास्कर प्रभु जी बोले वो सच है। इट्स नॉट ओनली विद बीएमसी, सभी पब्लिक अथॉरिटीज में यही है। उनको कन्वीनियंट थे उतने ही सर्विसेज लाए गए हैं राइट टू सर्विसेज में। मींस ऑल सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। राइट टू सर्विस मींस सब सर्विस आनी चाहिए, बट नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। दूसरी चीज यह है कि ये सर्विसेज अगर नहीं दी जाती है टाइम पे, तो जैसे एमपी कानून में है, जैसे हम लोगों ने कुमार जी से लेके हम सब लोगों ने उस टाइम भी रिक्वेस्ट किया था कि भैया जब तक ये पेनल्टी कंप्लेनेंट को नहीं मिलती एज ए कॉम्पेंसेशन, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। आज भी लोग बोलते हैं क्यों कंप्लेंट करूं यार, या और मेरे को रुलाएंगे, इनको पेनल्टी होगी नहीं होगी पता नहीं, मैं क्यों रहूं। सो कोई कंप्लेंट करने नहीं जाता है। दैट इज सेकंड। इसमें 3 लेवल्स करके रखे हैं। लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, अपील कैसे करनी है, कहाँ अपील करनी है, कब करनी है, कुछ पता नहीं है लोगों को। चौथी, पब्लिक अथॉरिटीज को भी आज पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट सर्विसेज कौन से आते हैं। मैंने बीच में 1.5 साल हो गया एक तलाटी लोगों का, पुणे डिस्ट्रिक्ट था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर, पुणे डिस्ट्रिक्ट के तलाटी लोगों का एक ट्रेनिंग लिया था आरटीआई का। उस टाइम मैंने उनको पूछा कि भैया आरटीएस के बारे में आपको क्या पता है, कितना फाइन होता है, ये भी उनको पता नहीं था। दूसरे मैंने पूछा कि भैया आपने बोर्ड्स लगाए हैं सब आपके ऑफिसेस में, तो बोले काहे का बोर्ड। तो ये भी जहां पहुंचा नहीं है 2016 से लेकर 2020 तक की, कम से कम लोगों को ये पता होने के लिए बोर्ड तो लगनी चाहिए कि कौन सी सर्विसेज है और कितना टाइम में सर्विस देना है। तब तक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। कमिश्नर्स की बात तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो 2 है अभी तक खाली कमिश्नर्स अपॉइंट हुए, बाकी तो हुए ही नहीं है। आरटीआई में कम से कम 5 तो हुए, यहाँ पे 2 भी नहीं हुए। सो वो कुछ काम करेंगे ये भी सोचने की बात नहीं है। सो ये माय सिंपल ओपिनियन, ये क्यों लाया गया एक्ट, टू शो कि हमने राइट टू सर्विसेज लाया, बस। देयर वाज नो अदर इंटेंशन एंड दैट इंटेंशन इज फुलफिल्ड। ओके,
मोहम्मद भाई बोलो। अरे मोहम्मद भाई आप हेलो। बोलो। हाँ बोलिए ना, हेलो बोलिए ना। जी। ये लोग दे हैव बीन वेरी सिलेक्टिव। जो उनको कन्वीनियंट लगता है वही उन्होंने डाला है कि हम ये कर सकते हैं। साल 1.5 साल पहले भी मैंने ये वोट को लेके सब डिपार्टमेंट्स में मैंने आरटीआई भी की थी और पर्सनली भी कई डिपार्टमेंट्स में गया था। एसआरए में भी जहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहां पर भी उन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाया था। तो जब तक वो बोर्ड भी नहीं लगा रहे हैं, जब तक वो बोर्ड नहीं लगाएंगे तो लोगों को इसकी जानकारी कैसे होगी कि एक सब्जेक्ट को कितने दिनों में वो पूरा करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद झगड़े साहब बोलेंगे। और किसी को कुछ बोलना है राइट टू सर्विसेज के बारे में? नहीं है। झगड़े साहब, इसमें मुझे 2-3 चीजें एलॉबरेट करना चाहता हूँ। एक तो पहले कि मैं मार्च 2018 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना तो उसके ये सब्जेक्ट मेरे पास था और मैंने जब देखा कि इसका मॉनिटरिंग ये जो चल रहा है राइट टू सर्विसेज सेक्रेटरीज करते हैं क्या, तो आपने जैसा कि लॉग इन किया और वो जो डैशबोर्ड से ये ग्राफ निकाला वो भी वो करते नहीं है। तो सेक्रेटरीज को जो डिपार्टमेंट संभालते हैं उनको पता नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में कितने एप्लीकेशन आ गए और कितने एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गए। उनको लॉग इन भी नहीं किया, वो किसी तो बाबू के ऊपर छोड़ देते हैं और वो देखता है और वो वहां की बात खत्म हो जाती है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। अभी आपने बताया कि वेलनकर जी ने की नंबर ऑफ सर्विसेज, यस आई एग्री कि सभी सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट देती है डिलीवरेबल्स होते हैं वो देना चाहिए, वो एक बात हुई। लेकिन क्वालिटी, अभी क्वालिटी में ये किसने बनाया है कि कोई तो एक सर्विस बनाया है एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने और उसका कंटेंट प्रोवाइड किया है नीचे वाले जो स्टाफ है उन्होंने, तो वो खुद का कंट्रोल उसमें रहे ऐसे तरह के वो उसको सोल्यूशन देते हैं और जो आईटी वाला होता है वो क्या जो देखे वही करने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसमें क्वालिटी आई नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे इसमें रेवेन्यू में एक ऐसा होता है कि लैंडलेस जो आदमी होता है उसको एक सर्टिफिकेट होता है कि लैंडलेस इंडिविजुअल जिसके पास लैंड नहीं है, तो उसमें क्या मांगा है उन्होंने कि नाम, वो उसका आधार क्रमांक, ये वो सब दिया है, ये सब ठीक है। लेकिन अंत में क्या लिखा है, आपका 7/12 की कॉपी। अभी जो लैंडलेस आदमी है उसके पास 7/12 की कॉपी कहाँ से आएगी? तो ये इसका मतलब है कि उनके, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी सेक्रेटरीज ने वो कंटेंट तैयार करते वक्त या बाद में जब बड़ा देखा नहीं है तो इट इज स्लाइटली फ्रॉड। मैं इसको फ्रॉड बोलता हूँ और ये मैं फाइल के ऊपर भी लाया हूँ कि इन्होंने देखना चाहिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने बोला कि 8 करोड़ किए हैं, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया और मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता हूँ कि अहमदनगर के लेबर डिपार्टमेंट ने उस टाइम कितने किए थे, और 6,000 एप्लीकेशन, 5,000 ऑड, अराउंड 6,000 एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पैमाने पर एक डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट के एप्लीकेशंस हो गए। फिर मैं थोड़ा सा आई ट्राई टू डाइव इन लिटिल, थोड़ा सा अंदर गया कि वेदर दे वेर डिस्पोज ऑफ विद इन टाइम, कि जो टाइम दिया था तो वो टाइम से 3 to 4 टाइम ज्यादा जाके, समझो 1 महीने का टाइम दिया तो 3 महीना 4 महीना डिले के बाद वो हुआ है। इसका मतलब ऐसा है कि जब अगर देखते हैं कि 8 करोड़ हुए तो 8 करोड़ समझो टाइम के बाद हुए तो क्या फायदा है उसका, वो तो विद इन टाइम होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस वो स्पेशली अहमदनगर के लेबर डिपार्टमेंट जब मैंने केस लिया था तो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस है वो टाइम के बाद दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन किया, टाइम में दिया नहीं, बीच में कुछ तो हुआ जो होता है, वो होने के बाद फिर उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। तो ये ऐसा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे लगता है कि जैसे कि शैलेश जी ने कहा, ये मेरा पहले से क्या है। लेकिन दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि वो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन मेरा उसके ऊपर मैं बहुत ये हूँ कि ये चीज है जो गलत है। जब भी कभी कुछ होता है गवर्नमेंट में, मुझे लगता है कि वो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। आपको कुछ नए कानून लाने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ देना है तो विद इन टाइम, यानी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के देना ही है। इसके लिए ही प्रशासन बना है, उसके लिए ही पोस्ट भरे हुए हैं। समझो डेथ सर्टिफिकेट देना तो देना ही है, उसी दिन देना है या नेक्स्ट दिन देना है, तो उसके लिए फिर से और कानून की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने वो किया। इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी आदमी का पैर तोड़ने का और उसके बोले कि हम आपको क्लचेस दे रहे हैं, बाद में फिर वो क्लचेस फिर अच्छा लाइटर क्लचेस दिए और फिर उसको लाइट लगाया,
ये लाइटर क्लचेस क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको 20 साल का मैं एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि पहले क्या लाया कि फिर हेडक्वार्टर डे लाया। चलो लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, हेडक्वार्टर डे, सब ऑफिसर कर्मचारी ऑफिस में बैठेंगे और सोमवार को सबके प्रॉब्लम खत्म करेंगे। दूसरा फिर क्या है, लोकशाही दिन ला गया, तो फिर महाराष्ट्र में रिवोल्यूशन पूरे देश में हो गया कि लोकशाही दिन आ गया, उसका फिर सीएम तक वो बात चली जाएगी, तो अभी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। फिर क्या लाया अपना आरटीआई, तो आया ही क्योंकि आरटीआई से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। फिर क्या आया कि उसमें गार्डियन मिनिस्टर कब होगा कि गार्डियन मिनिस्टर वहां जाके वो सबके करेंगे। फिर गार्डियन सेक्रेटरी आ गया, और फिर उसमें और ये आ गया कि फिर डिले फिर पीएम पोर्टल आ गया, सीएम पोर्टल आ गया, और अभी राइट टू सर्विसेज आ गया। जब बच्चा कोई रोता है तो उसको नया खिलौना उसके हाथ में थमा दिया जाता है, जब तक वो ऐसा वो लोग भूलते नहीं, वो बच्चा भूलता नहीं, फिर आगे जाके और कोई। मुझे लगता है कि ऐसा ही चलने वाला है। इससे ज्यादा ये है कि वो सिस्टम जो बनी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन्होंने काम करना है, ना कि नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए खिलौने देके ऐसा भूल भुलाया बनाना चाहिए। तो एक्टिविस्ट को तो कम से कम वो तो चलना ही चाहिए कि वो अपना राइट टू सर्विसेज कैसा चल रहा है क्या नहीं उसमें इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक ख्याल ये भी रखना चाहिए कि इसकी जरूरत भी नहीं है, सिस्टम ने काम ही करना है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखनी चाहिए, नहीं तो फिर और भी ये नहीं चला तो और कुछ आ जाएगा। अभी इसमें एक मैं सिर्फ राइट टू सर्विसेज में एक पूछता हूँ, कोई भी महाराष्ट्र में ऐसे कोई बड़े कोई कितने अपील्स आ गए? बहुत कम अपील्स आए, ना के बराबर है। इसका मतलब है कि राम राज्य आ गया जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल नहीं है। तीसरी लास्ट आखिर बात मैं बोलता हूँ, ये जो सब मैंने जहाँ से कि हेडक्वार्टर डे से लेके ये के वो सब इसका कभी इम्पार्शियल ऑडिट हुआ है क्या? लोगों को उससे सही में सहूलियत मिली है या नहीं है, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, इसका कभी भी ऑडिट किया गया नहीं है। आई एम इन फेवर ऑफ कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए कि तो ये ऐसे ही चलते रहेगा और लोग ऐसे ये भूल-भुलैया में चलो नया कुछ आ गया, बहुत कुछ अच्छा है, नया गवर्नमेंट आ गया, नया गवर्नमेंट ने ये दिया, और हम ब्यूरोक्रेसी में एक चीजें करते हैं कि हम वी गिव सम इजी सॉल्यूशंस टू पॉलिटिशियंस कि साहब अभी आप आए हैं तो अभी ये कीजिए, चलो ये राइट टू सर्विसेज कीजिए, उसके पीछे अगर मुझे पोस्ट रिटायरमेंट अगर मिलना चाहिए कोई असाइनमेंट तो वो भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो अलग बात है। लेकिन टू विन दी कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू सिस्टम हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं, और वो फिर वो क्या है इजी सोल्यूशन करके वो भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका सही में इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं इसका ऑडिट होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई भी इम्पैक्ट हुआ नहीं है। ये सब होने के बावजूद प्रॉब्लम उतनी ही है। सीएम पोर्टल के ऊपर लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस है, पीएम पोर्टल के ऊपर लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, बहुत टाइम हो गया अभी, और कोई बोलना चाहता है इस पर? नहीं, तो 2-3 चीज़ें हमने तय की है, उसके बाद हम थोड़ा सा लोगों के सवाल भी लेंगे अभी। तो एक हो गया ये पहला, जो राइट टू सर्विसेज में जो कुछ भी हमें तकलीफ है उनका जो मिनट्स है उस पर हम आक्षेप अभी सब भेजेंगे। आरटीएस में आगे क्या करना है इस पर हमने तय नहीं किया, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे करोड़ लोगों को कोई सर्विस दी है तो बाकी कुछ नहीं, क्या सर्विस दी ये हम नहीं पूछ रहे, इतने लोगों के सिर्फ नाम, डैशबोर्ड तो तैयार है और कुछ नहीं, जिनको सर्विस दी उनके नाम हमें ऑनलाइन चाहिए। मैं ये ना तो आरटीआई की मांग कर रहा हूँ ना और किसी बात की, तो ये सारे जो नाम हमें मिलने चाहिए उसके लिए हम सारे आरटीआई लिखेंगे। और सेक्रेटरीज ने राइट टू सर्विसेज के बारे में क्या क्या उन्होंने मॉनिटर किया उसका जो रिकॉर्ड है वो हम मंगवाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। अब लोगों के सवाल लेने का समय है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पिछले 2-3 आरटीआई कट्टा पर मैंने कुछ ये रखा था, विषय रखे थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बोला कि अपॉइंटमेंट वगैरह ऐसे जो इंफॉर्मेशन कमीशन में होते हैं तो हमें उस पर नहीं लेने चाहिए, तो शायद मैं इस बार नहीं लूँगा वो विषय। लेकिन हमें अभी कभी ना कभी ये तय करना होगा कि हमें किस चीज़ पर लड़ना है और किस चीज़ पर नहीं। मैं आगे जाऊंगा, जो कुछ भी मैं करता हूँ ये सब लोगों को बताऊंगा।
और इसके तरह से आगे चलेंगे। और चौथी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का आक्षेप आया है कि ये मीटिंग अब ये जैसे संडे को होती थी वैसे संडे को की जाए अगले टाइम से, तो इस संडे से मीटिंग शुरू होगी थर्सडे के बजाय। अभी लोगों के सवाल लेंगे, शायद जो कुछ लोग यहाँ आए उनमें से किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो मराठी में बस बोल। हाँ, संडे सेम टाइम 10:30 बजे। हाँ मोहम्मद भाई बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल, जैसे जगड़े साहब ने जैसे बताया कि क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म से ये ऑडिट की जो बात की है उसकी मांग करें हम, तो वही करेंगे ना हम। राइट टू सर्विस को लेके। हाँ वो करेंगे उससे काफी कुछ। बोलिए जल्दी अभी जी। तो मुझे बोलना था कि और किसी ने अभी हाथ ऊपर किया है, शेखर जी, सुनील शेखर जी बोलिए। बोला आता मराठीत बोलला तरी हरकत नाही इथून पुढे। तुमचा माईक चालू करा। सुनील शिरीकर जी माईक चालू केलंय। माईक चालू करा, आवाज येतोय तुमचा, पण माईक तुमचा जर काही हे लावला असेल तर ते काढून टाका। हेडफोन काढू का? हा हेडफोन काढा, नीट बोला। हॅलो, हा बोला, ऐकू येतंय। सर माझे 2-3 प्रश्न होते, म्हणजे पूर्ण चर्चा ऐकताना। एक तर आता कोविडचं कारण देऊन माहिती दिली जात नाहीये। आम्हाला सांगितलं जातं की आता सर्व कोविड मध्ये बिझी आहेत, तर सध्या काय माहिती देता येणार नाही, तर त्याच्यावर काय करता येईल तो प्रश्न। कारण की ऍप्लिकेशन देऊन 3-4 महिने झाले आणि कोविड आलं, त्याच्यात तो एक तांत्रिक अडचण ती आहे। तर दुसरं, जर आता फर्स्ट अपील करायची असेल, कारण की कार्यालय बंद आहे, 10% लोक येतात रोटेशन मध्ये, तर मग ती ऑनलाईन पद्धतीने फर्स्ट अपील करता येते का? जर येते असेल तर कशा पद्धतीने? आणि शेवटचा प्रश्न की दप्तर दिरंगाई कायदा झाला किंवा राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट झाला, आता मी स्वतः प्रयत्न केला आमच्या पनवेल महानगरपालिकेत आणि आजूबाजूच्या, की बऱ्याचदा नियम असा सांगतो की ह्या गोष्टी दर्शनी भागात लागल्या पाहिजेत, लोकांना याची माहिती दिली पाहिजे आणि काही सर्व्हिसेस अवेलेबल आहेत ते उपलब्ध झाले पाहिजे, पण शासकीय कार्यालयात हे दिसत नाही कुठे सर। आणि हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिलं तर ते म्हणतात की आम्ही लावलंय, पण ते दिसत नाही। मग अशा परिस्थितीमध्ये काय करता येईल? कारण की मी स्वतः दप्तर दिरंगाई अंतर्गत अनेक तक्रारी दाखल केल्यात, पण त्याच्यावर अजून काही उत्तर किंवा त्यांचे रिप्लाय प्राप्त नाही झाले। हा, कोण उत्तर देईल याच्यातला आपल्यापैकी? विनीताजी, वेलणकरजी, तुमचं माईक हे करा, माईक करा आणि द्या उत्तर। हा करा, द्या उत्तर। त्यांचे 3 प्रश्न आहेत। बेसिकली आता जे कोविडमुळे प्रत्येक गोष्ट टाळली जाते, काय आता दुर्दैव आहे हे। आणि मला असं वाटतं की ह्याच्यात आपला जो मार्ग आहे तो फक्त फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एवढाच असू शकतो, त्याला दुसरा मार्गच नाहीये। आणि फर्स्ट अपील मध्ये 45 दिवसातही होण्याची शक्यता कमीच आहे, त्यामुळे सेकंड अपीलात जाणं आणि सेकंड अपीलात गेल्यावर 2 वर्ष वाट पाहणं आणि 2 वर्षानंतर सुद्धा तुम्हाला कुठल्याही डिले झाला म्हणून पेनल्टी लागण्याची शक्यता 0 आहे, कारण कोविडचं कारण तेव्हाही तेच दाखवलं जाणार आहे आणि आयुक्त पण म्हणणार नाही बरोबर आहे कोविड होता, काय करणार वगैरे वगैरे वगैरे। त्यामुळे याच्यावर सोल्युशन आता तर काहीही नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे। डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्युटीज बाबत असं आहे की त्याच्यामध्ये समजा त्यांनी डिले केला तर आपण फार तर तक्रार दाखल करू शकतो, हा डिले झालाय, त्यांच्यावर त्या कायद्यातल्या कलम 10 किंवा 11 प्रमाणे कारवाई करा शिस्तभंगाची, पण प्रत्यक्षामध्ये ती कारवाई ज्यांनी करायची तेच डिले करत असतात, त्यामुळे तेही काही करत नाहीत आणि या कायद्यात त्याच्यावर जायची काही सोय नाहीये। ज्याची माहिती अधिकार कायद्यात माहिती आयुक्त आहेत, तसं दप्तर दिरंगाईमध्ये जर तुम्ही काम केलं नाही, त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही किंवा इव्हन त्यांच्या वरिष्ठांनी पण काही केलं नाही, तर वर कुठे जायचं हा प्रश्नच आहे। कारण जास्तीत जास्त चीफ सेक्रेटरीकडे आपण तक्रार दाखल करू शकतो, पण तिथेही परत कचऱ्याच्या डब्यात टाकण्याचेच प्रकार आहेत। त्यामुळे तोही कायदा खरं म्हणजे आरटीएस सारखाच शैलेश गांधींच्या भाषेत बोलायचं तर युसलेस कायदा आहे। हा, तरी मला वाटतं शिरशीकरजी, जगडे साहेब एक त्याच्या आधी सांगतो, काही असेल उत्तर मिळत नाहीत वगैरे हे सगळं मला मान्य आहे, तरी आपल्याला जे आवश्यक आहेत की आपल्याला जे उपलब्ध फोरम आहेत
त्या फोरमवर तक्रारी करत राहणे. समजा जर महाराष्ट्राचं म्हणजे भवितव्य चांगलं असेल तर कदाचित 2-4 माणसं चांगली भेटतील तिथं, जगडे साहेबांसारखी किंवा परदेशी साहेबांसारखी, आणि मग झालं तर त्याच्या आशेवर जगायला काही हरकत नाहीये. एकदम निराश होऊन प्रयत्न सोडून देण्यामध्ये काही अर्थ आहे असं माझं मत असं आहे की प्रयत्न सोडून देऊ नये, प्रयत्न करत राहावं. कधीतरी दगडाला सुद्धा डोकं आपटल्यानंतर दगडी फुटेल. जगडे साहेब. नाही, मी विवेकजी आणि तुमच्याशी पूर्ण सहमत आहे की या पद्धतीनेच पुढे गेलं पाहिजे, त्याच्यासाठी उपाय नाही. पण याच्यामध्ये आणखी एक केलं पाहिजे की आपले तक्रारीचा जे प्रोफाईल आहे तो थोडासा चेंज केला पाहिजे की यांनी माझं काम केलेलं नाहीये त्यामुळे त्याला माझं काम करायला सांगा. हे जरा थोडंसं, हे फार जुनी पद्धत झालेली आहे. आपण काय केलं पाहिजे की उदाहरणार्थ दप्तर दिरंगाई कायदा आपण त्याच्याबद्दल बोलतो, पण हे सगळ्याच कायद्याबद्दल आहे. दप्तर दिरंगाई कायद्याबद्दल काय बोललं पाहिजे की उदाहरणार्थ पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये कोणी केलं नाहीये तर आपण की अमुक ज्युनियर इंजिनियरने किंवा अमुक माणसाने काम केलेलं नाही ते काम करून द्यावं असं आपण त्याच्या वरिष्ठांना किंवा आयुक्तांना लिहिलं नाही पाहिजे. आपण काय केलं पाहिजे की ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कायद्याखाली आयुक्त म्हणून अमुक अमुक यांची आहे, म्हणजे तुमची आहे की तुम्ही कार्यवाही कायदे तुमचा खालचा माणूस आहे तो पार पाडत नाही, त्यामुळे तुमचं त्यांच्यावरती नियंत्रण नाहीये. आणि ऑल इंडिया सर्व्हिसेस ऍक्ट जो कोड आहे, कोड ऑफ कंडक्ट जो आहे आयएस ऑफिसरसाठी किंवा सगळ्याच ऑफिसरसाठी, त्याच्यामध्ये कलम 3(3) मध्ये असं म्हटलंय की त्याच्यात त्यांनी त्यांच्या स्वतःच चांगलं वेळेवर काम केलंच पाहिजे, पण त्यांच्या खालच्या लोकांच्याकडून सुद्धा काम करून घेण्यासाठी ते जबाबदार आहे. त्यामुळे आपण असं म्हटलं पाहिजे की याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही तुमच्या सबऑर्डिनेट कडून काम करून घेण्यासाठी सक्षम नाहीये किंवा तुम्ही त्यांच्यावरती नियंत्रण नाहीये, त्यामुळे तुमची इथून बदली करणं किंवा तुम्हाला सेवेतून बरखास्त करण्यासाठी आम्ही शासनाला का लिहू नये असं थोडंसं वैयक्तिक, आणि हे लिगल आहे, लिहिल्याशिवाय मला वाटतं थोडंसं पर्सनल थोडेसे डिस्टर्ब केल्याशिवाय ते होणार नाही. आणि मग हे सेक्रेटरी त्यांनी जर केलं तर सेक्रेटरीना, आणि आपण हे थोडंसं जनरेट झालं हिट कुठेतरी, मला वाटतं की थोडंसं कल्चर कुठेतरी चेंज व्हायला सुरुवात होईल. याच्यामध्ये मी थोडंसं ऍड करतो की याच्यामध्ये आपण ज्या अधिकाऱ्यांनी आपले कामे केलेली नाहीत त्याच्यासाठी स्टेटस फॉर्मॅट बनवलेला आहे, जो माझ्या फेसबुकवर आहे. आत्ता मी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला पण ते करता आलं नाही. म्हणजे त्या अधिकाऱ्याची काम न केल्याबद्दलचं उत्तरदायित्व कसं निश्चित करायचं याच्यासाठीचा तो फॉर्म आहे. त्या फॉर्ममध्ये आपण जर RTI टाकला तरी बऱ्याच जणांचं उत्तरदायित्व सिद्ध होऊ शकतं. बरेच लोक अशा प्रकारचा अर्ज करायला घाबरतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आजपर्यंत ज्या काही तो थोडक्या लोकांनी केला त्यांना माहिती मिळाली नाही, पण त्यांचं काम झाल्याचा अनुभव आपल्याकडे आहे. तर तो फॉर्मॅट मी पुढच्या वेळेला येत्या रविवारी याच्यावरही टाकेन, आणि जर तुम्ही जर ईमेल पाठवला तर त्याच्यावरही मी तुम्हाला तो देऊ शकेन, त्याचा उपयोग होतो. आणखी कुणाला काही विचारायचं आहे? नाही तर मला हा भास्कर प्रभू बोला. जगडे साहेब, मला एक थोडंसं क्वेरी तुमच्याकडे विचारायची की जे भले कुठल्याही ऍक्टचं इम्प्लिमेंटेशन नाही होत किंवा कुठलाही अधिकारी त्या हिशोबाने काम करत नसेल, तर डू वी हॅव एनी चान्स ऑफ फाइलिंग अ लोकल पोलीस कंप्लेंट? See, there is only one section. Police complaints are very rare, but wherever it is possible, people are not doing it. In fact, there is IPC section 166, and that says that if some responsibility is cast upon some officer or some employee of the government, and if he fails to perform that duty, and because of which some injury is likely to happen, likely to be suffered by that individual applicant, likely to, not necessarily it has to happen, then that person is, that officer or employee is guilty and FIR can be happened. But nobody in this country has taken recourse to this particular project. I, as commissioner of FDA, I use this against my own employees, my own officers, that we have failed to perform this duty, and because of which the people are going to suffer, so I am filing FIR against you. So this is one such thing. Secondly, see, administration is checks and balances. The checks are there of higher officers, and under Article 166(3) as I of the Constitution told earlier also, that secretary is responsible for all the things. We have made secretary too remote of this. We never escalate. And action should be asked against the secretary that he has failed because Talati has not given Sadbara to me on time. So we should not ask the action against Talati, the Tahsildar or collector or divisional commissioner, action against the secretary revenue. Unless and until this doesn't happen,
I think things are not going to. थँक यू. आणखी कुणाचा काही प्रश्न आहे? नाहीतर माझ्याकडे जे याच्यावर प्रश्न आले ते मी विचारेन. कुणाचा काही प्रश्न आहे आता? हां बोला सुनील शेखरजी, पण लवकर आता थोडक्यात उरका. सर मला असं विचारायचं होतं की आता म्हणजे जे काही कायदे आहेत किंवा जे काही आपण करतोय ते ट्रान्सपरन्सी किंवा अकाउंटेबिलिटीसाठी जनतेच्या आहेत किंवा अधिकाऱ्यांनी असले पाहिजे टुवर्ड्स पीपल. पण माझा वैयक्तिक अनुभव की जेव्हा अनेकदा सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये जातो तर तो अधिकारी जागेवर पण नसतो बऱ्याचदा आणि उत्तरही वेळेत देत नाही. आणि हे सर्व ऍक्ट असून सुद्धा जसं त्याच्या लिमिटेशन्सवर पण आपण चर्चा केलेली आहे. पण त्याही पलीकडे म्हणजे तुम्ही एक म्हटलं की आपण आशावधी असलो पाहिजे, काम करत राहिलो सर, त्या भूमिकेतून आम्ही जातोय. पण तरी प्रश्न असा होता जर वेळेत काही उत्तरं प्राप्त नाही झाली आणि ते प्रश्न मार्गी नाही लागले तर मग ह्या गोष्टींचा खरंच काही अर्थ आहे का? कारण की मग काही गोष्टी करताना फार तांत्रिक अडचणी येतात. कारण की जेव्हा अपिलात जातो किंवा कंप्लेंट फाईल करतो तर तुम्हाला सपोर्टिव्ह डॉक्युमेंट नाही जोडले तर त्याला काय अर्थ राहत नाही. मग ह्या सर्व गोष्टीला कसं सामोरं जाता येईल जरा तुमच्या अनुभवातून सांगितलं तर बरं होईल सर. कोण जगरे साहेब तुम्ही उत्तर देताय की मी देऊ? तुम्हीच जा कारण या साईडला मी दिलं तर बरं होईल. लोकांना झगडे साहेबांकडून उत्तर हवं आहे त्याला. आता मी उत्तर देतो, माझ्याकडे उत्तर आहे त्याचं. नाही याच्यामध्ये माझं फार सिंपल आहे आणि मी ऍडमिनिस्ट्रेशन ज्या पद्धतीने केलं ते सांगतो की काय होतं की लोकांचा थोडासा मी अगोदरच याच्याबद्दल सांगितलेलं आणि तेच इथे पण लागू पडत आहे की तिथे तो जागेवरती नसतो किंवा मग त्याच्या तिथे त्यासाठी मुवमेंट रजिस्टर ठेवलेलं असतं. हे कोणी बघत नाहीये की प्रत्येक ऑफिसमध्ये मुवमेंट रजिस्टर आहे की नाही. अलीकडे मला माहिती आहे की काही सिनियर ऑफिसर सुद्धा काही इनकन्व्हिनियंट असं काही असेल तर ते निघून जातात काहीतरी काम सांगून. त्यामुळे हे खरं मुवमेंट रजिस्टर तिथे असतं हे लोकांना माहिती पाहिजे. दुसरं त्याला काही डॉक्युमेंट मागणं हे करणं म्हणजे ही पळवाट आहे, त्रास देण्याचं हे असतं. तो याला उत्तर फक्त एकच आहे की सिनियर ऑफिसरला तुम्ही जोपर्यंत त्याला हे करत नाहीये तोपर्यंत त्याला काही नाही. मला वाटतं की हे माझं या साईडचं उत्तर आहे. कुंभार साहेब मला वाटतं की खरं काय ते माझं याच्यामधलं उत्तर आहे मी मगाशी सांगितलं असं तुम्ही स्टेटस फॉर्मॅट पाठवतो. दुर्दैवाने मला ते शेअर स्क्रीन करता येत नाही. देशातला काही जगातला सुद्धा कुठलाही अधिकारी जोपर्यंत घाबरत नाही तोपर्यंत त्याच्या गळ्याला फास लागत नाही. इतरांच्या गळ्याला फास लागतो याने त्याला कधीही फरक पडत नाही. मी जो तुम्हाला मगाशी RTS स्टेटस फॉर्मॅट म्हटलंय त्याने त्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचं उत्तरदायित्व सिद्ध होतं. त्यासाठी तो फॉर्मॅट वापरा. आणि हे पहा आता तुमचं वय किती आहे मला माहिती नाही पण सामाजिक कार्य हा पेशन्सचा विषय आहे. हे इथं काय म्हणजे आमचेही केस पिकले तरी तुम्ही जे ओरडताय तेच आम्ही आजही ओरडतोय. त्याच्यामुळे ते काय आज तुम्ही गेलात म्हणून पटकन होईल वगैरे अशातला भाग नाही. तुम्ही अशा काळात काम करताय जिथं ठीक आहे कसाही असो परंतु राईट टू सर्व्हिसेस किंवा राईट टू इन्फॉर्मेशन अस्तित्वात आहे. आम्हाला मध्ये कोर्टात जायचं, कोर्टाकडून त्या कागदपत्रांचा सर्च घ्यायला लावायचं, अशा गोष्टी कराव्या लागायच्या. शासन काम करत नाही, अधिकारी काम करत नाहीत हे ठीक आहे म्हणून तर आपल्याला काम करावं लागतंय. जर त्यांनी काम केलं असतं तर मग आपली गरज पडली नसती, या मीटिंगची गरज पडली नसती. त्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा करण्यापेक्षा आपली जबाबदारी आपण घेतली. आपल्याला कुणी सांगितलेलं नाही की हे करा म्हणून, तर आपण ही जबाबदारी घ्यायची आणि जे जे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्यातून पुढं जायचं. माझं प्रत्येक अधिकाऱ्याला म्हणजे आता माझी भाषा बऱ्याच जणांना इथल्याही लोकांना आवडत नाही पण लोकशाही जे म्हटलंय की राज्य लोकांचं म्हणजे मी मालक आहे आणि तुम्ही नोकर आहात. बरे रस्त्यावरच्या भिकाऱ्याने साबण जरी खरेदी केला तरी तो टॅक्स भरत असतो. त्यामुळे तोच मालक आहे आणि बाकीचे सगळे हे नोकर आहेत. आता त्या भाषेमध्ये बोलायचं की नाही, ती भाषा कितपत सभ्य वापरायची, त्याच्यासाठी किती मुलामा द्यायचा हे ज्याने त्याने ठरवायचं आहे. परंतु आपण नेहमी मालकासारखंच वागलं पाहिजे. नोकरांना काय करायचं ते करू दे, कधीतरी आपण त्यांना वठणीवर आणू. मी खूपच जास्त बोललो. संदीप उंद्रेंना काहीतरी बोलायचं आहे. संदीप उंद्रे बोला. नंतर सुनील भाई तुम्ही पण बोललं पाहिजे आज. संदीप उंद्रे बोला. सर आता जे तुम्ही बोललात ना की आपण मालक आहोत, आपण मालकासारखंच बोलायचं. परंतु काय होतं की प्रत्येक सरकारी कार्यालयाच्या बाहेर जसं आता आपण म्हटलं की बाबा राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट प्रमाणे कोणती सेवा किती दिवसात दिली पाहिजे, त्याचं उत्तरदायित्व कुणाचं आहे,
किंवा काय ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी, तसा जो बोर्ड असतो तसा आणखीन एक बोर्ड त्या सरकारी कार्यालयाच्या बाहेर असतो, की आपण जर इथं काही मोठ्या आवाजात अधिकाऱ्यांशी किंवा कर्मचाऱ्यांशी जर बोलला तर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून आपल्यावरती गुन्हा दाखल केला जाईल. आता बऱ्याचशा कार्यालयाच्या बाहेर माहिती अधिकाराच्या संबंधित जनमाहिती अधिकारी कोण आहे, प्रथम आपले अधिकारी कोण आहे, त्यांची नावं, त्यांचे नंबर हे सुद्धा बोर्डवर लावलेले नसतात, किंवा लावले तरी अगदी छोटासा बोर्ड असतो. सरकारी कामात अडथळा आणला हा बोर्ड खूप मोठा असतो आणि त्याची कलम वगैरे ते सगळं म्हणजे एकदम असं भीतीदायक वातावरण असतं. हो हो, परंतु ज्यावेळेला आपल्याला ऑनलाईन या सगळ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत, अगदी आपल्याला पोस्टातूनही RTI करायची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे आणि बोर्ड नाही हे सांगायला त्या माणसाकडे जायची गरज नाही. तुम्ही ईमेल पाठवू शकता, व्हॉट्सअप करू शकता, मेसेज करू शकता. हा एक भाग झाला. म्हणजे नोकरीचं तुम्ही म्हणालात नोकर वगैरे, विनिता देशमुख इथं आहेत म्हणून मुद्दाम तो विषय सांगतो तुम्हाला. त्यांच्याकडे पूर्वी एक पेपर होता इंटेलिजंट पुणे, त्यावेळेला आताही तो पत्रकार आहे पार्थसारथी विश्वास, तो SMS वर इन्स्पेक्शन घ्यायचा ऑफिसेसचं आणि पुण्यातल्या बॉटॅनिकल गार्डन मधली माहिती हवी होती. त्यांनी मला विचारलं काय करायचं, मी त्याला SMS पाठवायला लागला. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तो SMS वाचला आणि म्हणजे पार्थसारथी विश्वास तो माणूस आजही अस्तित्वात आहे, त्याला त्याच्या जो खालचा अधिकारी होता त्याला त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं ह्याला मागतोय ती माहिती मुकाट्याने दे, नाहीतर हा सगळं कपाट घेऊन जाईल. ही वस्तुस्थिती विनिता देशमुखांना मी मुद्दाम इथं बोलायला लावेन, पण हे कधी घडतं, तुम्ही तेवढा त्याचा फॉलोअप केला तर. आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना होम डिलिव्हरीची इतकी सवय लागलेली आहे की आता झूम मीटिंग मध्ये सुद्धा लोक यायला आता ते कसं हे करायचे 50 वेळा विचारतात. त्यामुळे ह्या होम डिलिव्हरी मधून बाहेर पडून आपलं काम आपल्याला करायचं आहे. एवढ्या पुरतं जरी स्वावलंबी झालं, मी फारच आज उपदेशात्मक बोलायला लागलोय, परंतु ही वस्तुस्थिती आहे, त्याला काही इलाज नाही. विनीताजी, तो किस्सा जर तुम्हाला आठवत असेल बॉटॅनिकल गार्डनचा तर प्लीज सांगा, कारण लोकांनाही कळलं पाहिजे की माहिती अधिकाराचं महत्व तुमच्या याच्यातून किती असतं. विनीताजी, हॅलो विनीताजी, त्यांचा आवाज बहुतेक हे झालेला आहे. विनिता देशमुख काय भीती, त्यांचा फ्रीज झालेला आहे. राजीव इंगळे विचारा. शिर्षीकर जरा थांबा, आता राजीव इंगळे म्हणून त्यांना विचारू दे. इंगळे साहेब, मला असा विषय विचारत होता. हा चॅरिटी कमिशनच्या संस्था रजिस्टर असतात सर, चॅरिटी कमिशनच्या संस्था रजिस्टर असतात ना चॅरिटी कमिशनरला. हो हो हो. तर सर आपण त्या संस्थेला माहिती देऊ शकतो का? संस्थेला माहिती आहे म्हणजे सगळ्या संस्था आहेत त्याच्यामध्ये म्हणताय का तुम्ही, म्हणजे NGO म्हणताय तुम्ही? नाही, पर्टिक्युलर एखादा समजा धार्मिक ट्रस्ट आहे किंवा एखादा एज्युकेशनल ट्रस्ट आहे. हा, खरं तर याचं उत्तर नाही असंच आहे. तुम्हाला जी काही माहिती त्या संस्थांची हवी आहे ती तुम्ही चॅरिटी कमिशनर कडून मागू शकता. त्याला कुठलीही अडथळा सध्या तरी नाहीये. मला वाटतं याच्यावर आणखी कोणाला काही बोलायचं आहे किंवा माझ्यापेक्षा वेगळं मत असेल तर, कारण बऱ्याच जणांचा कोविडच्या निमित्ताने हा प्रश्न येतो की बऱ्याचदा हॉस्पिटलची माहिती मागवायची आहे म्हणून हॉस्पिटल्स ती माहिती देत नाही, तर हॉस्पिटल्स ही माहिती देण्याची शक्यता कमी आहे. तुम्हाला चॅरिटी कमिशनर कडूनच ही माहिती मागवावी लागेल. पण चॅरिटी कमिशनरने सगळ्या हॉस्पिटल्सना आपल्याकडे 10% जे बेड रिकामे किती आहेत किंवा आपण काय सुविधा दिल्या याची माहिती देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ते दिले नसतील तर चॅरिटी कमिशनरकडे तुम्ही कंप्लेंट ही करू शकता. आपण हा विषय लावून करणार आहोत, पण त्याच्यासाठी एक वेगळी मीटिंग आपण घेणार आहोत. रस्त्याचा एक विषय, त्याला मी विनंती करेन की झगडे साहेब पण असावेत, आणि चॅरिटी कमिशनरचा विषय जे हॉस्पिटल्स आहेत त्याचाही विषय, पण त्याची एक वेगळ्या मीटिंगचं मी वेगळं हे पाठवेन. बेलनकरजी, याच्यापेक्षा काय वेगळं मत आहे तुमचं? ठीक आहे, आणखी कोण? आणखी कोणी? तर शिर्षीकर कुठे गेले? सर याच्यामध्ये फक्त मी एक ऐकलं होतं असं मध्ये. कोण बोलतोय? हॅलो, हा इंग्रज आहे, बोला. हा बोला सर. मला मध्ये मी एक असं ऐकलं होतं की ज्या संस्था चॅरिटी कमिशनर रजिस्टर आहे त्या अनुदान जर घेत असतील किंवा एखादी गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी घेत असतील तर संस्थेला माहिती येते लागते, असं मला थोडी माहिती भेटली होती. इंगळे साहेब, तुमचा फोटो इथे नाही, परंतु या संदर्भात बरंच चर्वित चर्वण झालेलं आहे. अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत या केसेस गेलेल्या आहेत. आमचंही मत तेच आहे
कारण जनतेचा 1 रुपया जरी असला तरी त्या संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत डायरेक्ट आल्या पाहिजेत. परंतु इथं सबस्टॅन्शियल फंडिंग नावाचा जो प्रकार आहे त्याच्या आधारावर या संस्थांनी बरंच हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये गोंधळ घातला आणि त्याच्या आधारावर त्या संस्थेला आरटीआय लागू आहे की नाही हे ठरवावं असं अनेक निकाल आलेले आहेत. त्याच्यातून संभ्रम निर्माण झालेला आहे. परंतु माझं मत असं असतं की आपल्याला जर माहिती हवी असेल, आपल्याला 2 गोष्टी माहिती मिळवताना फिक्स करायच्या असतात, ठरवायच्या असतात. एक तर आपल्याला माहिती मागायची आहे की आपल्याला कार्यकर्ता व्हायचं आहे. कार्यकर्ता व्हायचं असेल तर ह्या भानगडीत पडायला काही हरकत नाहीये. पण माहिती पुरता जर विषय असेल तर मग मात्र चॅरिटी कमिशनर कडून मागवलेलं जास्त चांगलं. जगडे साहेब, तुमचं मत काय आहे? जगडे साहेब. नाही, माझं तर एकच असं आहे की कायद्याने क्रिएट केलेल्या ज्या संस्था आहेत, मी तर म्हणतो की नुसत्या सबस्टेन्शियली ज्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट आहे गव्हर्नमेंटची, याच्या पलीकडे जाऊन मी म्हणतो की जे कायद्याने क्रिएट केलेले आहेत संस्था त्यांच्यासाठी हे पाहिजेच आहे. पण तसं होत नाहीये, कारण फार कन्फ्लिक्टिंग तसे त्याचे हे आहेत, काही निकाल आहेत. आणि एक असं आहे की कल्चरच बनलेलं आहे की माहिती द्यायची नाहीये. आता उदाहरणार्थ साखर कारखाने, आता जे बरेचसे खाजगीकरण झालेले आहे, पण 9:1 वगैरे असं म्हणजे 9% जे इक्विटी भाग भांडवल आहे ते शासनाचं आहे, तरी पण ते खाजगी साखर कॉपरेटिव्ह म्हणजे तिथे माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे कसं आहे की माझं असं म्हणणं आहे की जिथे कुठे एखाद्या कायद्याने क्रिएट केलेलं एखादी संस्था असेल तर त्याच्यासाठी हे माहिती अधिकारामध्ये त्यांनी ते द्यावं, कारण ते क्रिएशन हे समाजासाठी केलेलं आहे. खाजगीसाठी असेल तर दॅट इज डिफरंट की तुमच्या वैयक्तिक फॅमिलीसाठी आहे, ते नोबडी विल आस्क. पण थोडंही तुम्ही त्याचा सार्वजनिक याच्यामध्ये करत असाल तर अशी एक मुवमेंट झाली पाहिजे की नॉट जस्ट इन्व्हेस्टमेंट, की कायद्याखाली तयार झालेल्या सगळ्या संस्थांना तुम्हाला जर सार्वजनिक कामं करायची असतील तर याच्यासाठी आरटीआय लागू झाला पाहिजे. पण सध्या नाहीये, सध्या त्याच्यामध्ये फार कन्फ्लिक्ट आहे. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. खरं तर शेवटचा प्रश्न आणखी कुणाला विचारायचं असेल तर सांगा, नाही तर मला शेवटचा प्रश्न अशासाठी विचारायचा आहे की तो बऱ्याच लोकांसाठी म्हणजे महत्त्वाचा झाला आहे महाराष्ट्रामध्ये, कारण त्याच्या संदर्भात खूप फोन येत आहेत. पण त्यापूर्वी जर कोणाचं विचारायचं असेल तर आपण इथला शेवटचा प्रश्न घेऊ, नंतर मी एक प्रश्न विचारतो आणि त्यानंतर मग तर आपण थांबूया, कारण आता 10:30 वाजून गेले आहेत. विचारायचं आहे कुणाला काही? आणि जे आत्ता आलेत, आत्ता जॉईन झालेत, त्यांना माझी विनंती अशी आहे की हा झूमचा कट्टा इथून पुढे रविवारी चालू होणार आहे आणि आज 10:30 वाजता चालू होतो, 11:30 वाजता नाही. कारण बरेच जण 11:30 वाजता काही जण लॉग इन होत आहेत, त्यांना आता पुढच्या वेळेला संधी मिळेल. तर वेलणकरजी, विनीताजी, जगडेजी, सगळ्यांना माझा एकच प्रश्न आहे की आता बरेच कंप्लेंट्स अशा आहेत की आरटीआय मध्ये अर्ज केल्यानंतर उत्तर तर दिलं जातं किंवा ते उत्तर चुकीचं दिलं जातं किंवा अपील प्राधिकारी उत्तर चुकीचं देतो, हेही ठीक आहे. पण आता माहिती आयोगाच्या कर्मचारीही दिलेल्या उत्तराला जर कुणी आक्षेप घेतला किंवा चौकशी केली तर तुम्ही रिव्ह्यू पिटिशन करू शकता अशा अर्थाचं उत्तर देतात. माझ्यामध्ये ते काही बरोबर नाही, तो त्या अर्जदाराची केलेली फसवणूक आहे. आणि जर तुम्ही उत्तर न दिल्यानंतर त्याच्यावर पुढची पायरी हा त्याच्यातला उपाय उरतो. पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं की सरकारी अधिकारी आहे, खोटं कसं बोलेल, आपला वेळ तो काही खाणार नाही, अशी त्यांना एक आतून एक भ्रम असतो तो. तर माझ्या मते या भ्रमात राहू नये. वेलणकरजी जरा प्लीज. तरतूदच नाही ना पहिल्या आपल्याला दुसऱ्या तसं फक्त निश्चय केली जाणार, दुसरं काही नाहीच आहे. रिव्ह्यू पिटिशन हा म्हणजे कायद्यातला शब्दच नसल्यामुळे त्याचा प्रश्नच होत नाही. म्हणजे थोडक्यात लोकांनी याच्यावर थांबू नये. झगडे साहेब, आय एग्री की त्याच्यामध्ये जोपर्यंत कायद्यात तरतूद नाही तो विषयच येत नाहीये. ते त्यांनी जे काढलेलं हे म्हणजे पार्लमेंटच्या वरचं त्यांचं हे आहे की पार्लमेंटने जो कायदा केलेला आहे ते सुपर पार्लमेंट झाले. हे फार मोठा रोग आहे, हा प्रशासनामधला शासनाचा मोठा रोग आहे. कायद्याच्या पलीकडे स्वतः काहीतरी त्यांच्या तयार करतात आणि मग लोक त्याला बळी पडतात. मला वाटतं आज बराच वेळ झालेला आहे, आपण इथं थांबूया. सगळ्यात शेवटी जे जॉईन झाले त्यांना माझी पुन्हा एकदा सांगणं आहे की पुढच्या वेळेला म्हणजे येत्या रविवारी 10:30ला ही मीटिंग होईल आणि त्याला सगळ्यांनी हजर राहावं. आत्ता जे काही मगाशी ठरलं आहे त्याप्रमाणे आपण पुढची कारवाई आरटीआय आणि आरटीएस वर करूया. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. थँक्यू.